खत्म हो गया तू सत्य प्रकाश चौबे। हाँ, तू यहां हम सबके साथ मिलजुल कर रह सकता था, लेकिन नहीं। एक बात बताऊं, चौंकना मत। तुम्हारे इस ट्रांसफर ऑर्डर के पीछे मेरा कोई हाथ नहीं है। तू अब मुर्दे से भी ज्यादा भारी हो गया चौबे। तूने अपनी कब्र खुद खो दी है। सत्य प्रकाश चौबे, तेरा ट्रांसफर गया नहीं हुआ है, यूं समझ ले कि अब तू तो गया। सर, बड़े दुख और घोर आश्चर्य के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि मेरा नाम और मेरा लिखा गया लेटर आपके ऑफिस से लीक हुआ है। मैंने रिक्वेस्ट की थी सर कि मेरी आइडेंटिटी गुप्त रखी जाए। अब मेरी ज़िंदगी खतरों और धमकियों से भर गई है। मेरा ट्रांसफ़र गया डिस्ट्रिक्ट में कर दिया गया है। इस ट्रांसफ़र का मतलब है कि कोडरमा सेक्शन में अब खुलेआम भ्रष्टाचार होगा और बहुत ही सस्ते दर्जे की सड़कें बनेंगी। मैं अपने इस बेवक्त और गलत ट्रांसफ़र पर और अपने कॉन्फिडेंशियल लेटर के लीक होने पर अपनी नाखुशी व्यक्त करता हूँ। पर सर, मैं पीछे नहीं हटूँगा। अपना काम, अपना धर्म पूरे लगन से करता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत। ये लोग सड़कों पर सीमेंट नहीं, जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं सीमा। हाँ, मैं समझ रही हूँ सत्या, ये तो सरासर लूट है। ये करप्शन कर रहे हैं एक बात है, लेकिन सड़कें किस तरह से बना रहे हैं? ये सड़कें टिकेंगी ही नहीं सीमा। टोल टैक्स से लाखों करोड़ों कमाए जाएंगे, लेकिन सड़कों की हालत खस्ता होती रहेगी। और ये लोग अमेरिका, जापान और यूरोप जैसे देशों से अपनी तुलना करते हैं। सवाल ही नहीं पैदा होता है। जब बीज जहरीला होगा तो फल कहां से मीठा होगा? अगर इन्हें रोका नहीं गया तो ये सड़कें एक दिन कब्र बनेंगी। कोई भी अच्छी चीज बनाने के लिए सबसे जरूरी मटेरियल है अच्छी नियत का होना। अगर वो नहीं तो कुछ नहीं। करप्शन के खिलाफ आवाज उठाने की सजा के तौर पर उसका तबादला एक ऐसी जगह पर कर दिया गया जहां पर कुछ भी कर पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन सत्य प्रकाश चौबे ने इस पोस्टिंग में भी अपनी जद्दोजहद को जारी रखा। लेकिन कब तक? करप्शन, तीसरे दर्जे के मटेरियल का इस्तेमाल, उसे नीचे लाने का षड्यंत्र, इन सब चीजों से वो अकेला आदमी कब तक लड़ता रहता? बेटा सत्यप्रकाश, मुझे तुम्हारी जितनी जानकारी तो नहीं है, लेकिन इतना कह सकता हूं, भ्रष्टाचार किसी एक आदमी का काम नहीं है। भ्रष्टाचार दरअसल एक पूरी बिरादरी है। बाबूजी, निचले लेवल पर काम करने वाले दरअसल खुद शिकार हैं। इनसे आसमान की उम्मीद की जाती है। इनको मिलने वाले पैसे बहुत फिल्टर होकर नीचे आते हैं। भ्रष्टाचार की जड़ पैसों की छन्नी में है बेटा। अगर वो छानने वाला ही कपट करे तो राम जी भी इस देश का भला न कर पाएंगे। आप ठीक कहते हैं बाबूजी। यहां गया में मेरे हाथ बंधे के बंधे ही रहेंगे। जब तक मेरे काम की बागडोर मेरे हाथ में नहीं होगी तब तक मैं अपने सपनों को साकार नहीं कर सकूंगा। तुम इस आक्रोश को संभाल के रखो बेटा, ऊपर तक पहुंचने में ताकत देगा। सत्य प्रकाश, तुम इस प्रमोशन के एग्जाम के लिए एलिजिबल तो हो, लेकिन तो मैं एग्जाम दूंगा सर। हाँ हाँ जरूर दो, लेकिन तुमने इतने कम समय में इतने ज्यादा लोगों को नाराज किया है कि सर मेरी किसी से निजी लड़ाई नहीं है।
लेकिन मैं चुपचाप खड़े होकर करप्शन को होते नहीं देख सकता। सत्य प्रकाश, दुनिया की सारी दौलत तुम सारे लोगों में बराबर बांट दो, तब भी तुम्हें एक ऐसा इंसान मिलेगा जिसके पास अगले से ज्यादा पैसा होगा। करप्शन कोई गुंडा नहीं जिसने तुम्हारी गर्दन पर छुरा रखा हो। करप्शन कोई दुश्मन नहीं जिसे तुम मात दे सकते हो। करप्शन एक लाइलाज रोग है। जब तक इंसान रहेगा, करप्शन रहेगा। सॉरी सर, मैं आपकी इस थ्योरी से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। इतिहास देखिए सर, इंसान ने एक से एक दवाइयाँ खोज निकाली हैं, महारोगों को मात दिया है सर। अगर करप्शन एक रोग है तो इसका जरूर कोई ना कोई एक इलाज होगा। हाँ, हो सकता है कि कोई गोली ना बने, कोई इंजेक्शन ना बने, लेकिन सर एक सिस्टम तो बन ही सकता है जो करप्शन होने ही ना दे। सत्य प्रकाश, तुम इस प्रमोशन के एग्जाम को जरूर दो और मैं उम्मीद करता हूं कि तुम पास भी होकर आगे भी जाओगे। लेकिन हाँ, एक हिदायत देना चाहूंगा कि तुम एक पहले ऑफिसर नहीं हो जो इस करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हो। और सर मैं आखिरी ऑफिसर भी नहीं होना चाहता। ज्योत से ज्योत जलेगी सर। सत्य प्रकाश ने प्रमोशन का रिटन एग्जाम और डिपार्टमेंटल इंटरव्यू दोनों अव्वल नंबरों से पास किए। जिस कोडरमा से उसे धमकाकर ट्रांसफर किया गया था, उसी कोडरमा में सत्य प्रकाश प्रोजेक्ट हेड के पद पर ज्वाइन होने जा रहा था। हमें ये बताने में खुशी हो रही है कि प्रमोशन के बाद अब मिस्टर सत्य प्रकाश चौबे जनरल मैनेजर के पद पर हैं। 1 दिसंबर 2003 से वे कोडरमा हेड डिवीजन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर का भार संभालेंगे। हेड ऑफिस किस जन्म का बदला ले रहे हैं ये? अब ये सत्य प्रकाश चौबे मेरी कुर्सी पर बैठेगा। बेड़ा गर्क, अब सारे टेंडर उसके हाथ में रहेंगे। मटेरियल वो पास करेगा। मतलब अब तक जो कुछ बनवाया है वो दोबारा बनवाएगा। इसका मतलब हमने जो कुछ बनाया है उसे वापस लौटाना पड़ेगा। अरे मुजिमदार साहब, हम लोग तो कंगाले हो जाएंगे। बदला लेने आया है ये सत्य प्रकाश चौबे। लगता है मेरा पत्ता काटकर ही सांस लेगा वो। ब्रिगेडियर साहब, सिंह, यादव, देखिए मैं तो डूबूंगा, लेकिन ये लड़का आप सबको भी डुबाएगा। माल बटोरना नहीं चाहता, चुपचाप बैठा भी नहीं चाहता, किसी से डरता भी नहीं है ये। आखिर किस मिट्टी का बना है ये? अरे इसकी नसों में खून बहता है या गंगा जल? मैं पहचानता हूं इस खून को। फौज में काफी देखने को मिला है। जांबाज सरफिरे जिन्हें मौत का कोई खौफ नहीं, उसूलों और आदर्शों से पेट भरता है इनका। ये आदर्शवादी कौम भी बड़ी खतरनाक होती है। प्रकाश बोल रहा हूँ। तुम मुझे स्टेशन पर लेने आने वाले थे। साहब जी, वो गाड़ी एकदम बंद पड़ गई है। कब से सोच रहा हूँ कि क्या करूँ। आपको फ़ोन भी नहीं कर रहा है। अच्छा ठीक है, चलो मैं आ जाता हूँ। भैया, भैया, सर्किट हाउस चलेंगे? गेट हाउस? हाँ, चलेंगे।
4:45 हो गए, सत्या अभी तक नहीं आया। बेटा बबली, मधु, बेटा उठो बेटा, बबली। बाबूजी, अम्मा, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? बेटा तेरे सत्या भैया ने कहा था रात को ही वाराणसी से लौटेगा, उसके ट्रेन का टिकट भी बुक था। चलिए चल के देखते हैं। अरे ये क्या बात हुई? गाड़ी तो यहीं पर खड़ी है। और ड्राइवर भी कहीं नहीं है। बाबूजी, भैया अगर आने वाले होते तो ड्राइवर को स्टेशन पर ज़रूर बुलवाते। आप फिक्र मत करो, मैं अभी गुरुनाथ को स्टेशन भेजती हूँ। हटिए, कहाँ पंजवा लगा रखे हैं? गुरुनाथ कौन है? जी मैं हूँ साहब। कौन है ये? ये सत्य प्रकाश चौबे जी, इंजीनियर साहब। मैं इनके घर काम करता हूँ, हमारे साहब थे। ये सब कौन किया? देखे तुम लोग कुछ? इतना बड़ा कांड हुआ, कोई कुछ नहीं देखा है। कहाँ रहते हैं ये? सर्किट हाउस में रहते थे साहब। घर में कौन कौन है? बाबूजी। नंबर दो। जी। 4 गोलियां दागी गई हैं, देसी तमंचे का इस्तेमाल हुआ है। सरकारी आदमी था रोड डिपार्टमेंट में। सर, इसकी फैमिली को भी इन्फॉर्म कर दिया है मैंने। देखिए, अभी हमें कोई लीड नहीं मिला है, लेकिन पूछताछ से लगता है कि कौन लोकल चोरों का गैंग होगा। क्या बता सकते हैं कि क्या क्या था उनके पास जो गैंग चुरा ले गया? कोई कीमती चीज लेके आ रहे थे वो? कहा है भैया, बोल काहे नहीं रहे हो? बोलेंगे नहीं तो इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा भाई? सर, भैया का ब्रीफ केस, उनका पर्स, मोबाइल फोन, सब कुछ मिसिंग है सर। ब्रीफ केस में कैश था? सत्य प्रकाश के पास कभी भी बहुत ज्यादा पैसे नहीं होते थे, लगभग 3000 होंगे। बनारस कौन काम से गए थे का? घरेलू मामला था। कैसा घरेलू मामला? बेटी की शादी पक्की कराया था। बनारस से लौटने का जल्दी का था? सर, भैया हर बार स्टेशन पे अपनी गाड़ी मंगाते थे, इस बार गाड़ी में कुछ खराबी थी सर। यह हमरे सवाल का जवाब तो नहीं ना हुआ। इतनी जल्दी कहा थी बनारस से लौटने की? रात के 3 बजे वो इलाका किसी चंबल के बीहड़ से कम नहीं होता है, और ऐसे में रिक्शा करना अपनी शामत को नौता देना है। सर, कुछ तो सुराग मिला होगा। कौन थे वो लोग सर? अरे कह तो दिए हैं किसी लोकल चोरों का गैंग है। सारी शाम और रात कुछ हाथ लगा नहीं होगा, फिर तुम्हारे भैया सामने आ गए होंगे, सब कुछ मांगा होगा उन्होंने, इनने मना कर दिया होगा, बदले में दाग दी गोलियां, और क्या। सत्य प्रकाश का अंतिम संस्कार गांव के उसी मैदान में किया गया जहां वो बचपन में फुटबॉल खेला करता था। सत्य प्रकाश एक असाधारण लड़का था।
उसके उसूल उसकी रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत ऊंचे थे। अपनी छोटी सी जिंदगी उसने सिर्फ देश के लिए जी। उसकी मौत को एक आम जुर्म बताया जा रहा था। तहकीकात चोरों के लोकल गिरोह की तरफ इशारा कर रही थी, लेकिन क्या यह हकीकत थी? भैया प्रमोशन के बाद दोबारा कोडरमा प्रोजेक्ट ज्वाइन करने वाले थे 1 दिसंबर से, वो भी प्रोजेक्ट डायरेक्टर की पोस्ट पर। कोडरमा ये वही जगह है जहाँ से उसने करप्शन के खिलाफ दिल्ली को लेटर्स भेजे थे, इसीलिए तो उनका गया ट्रांसफर कर दिया गया था। अच्छा, मतलब कोडरमा वाले उसके लौटने की खबर सुनते ही कांप गए होंगे, और वो भी प्रोजेक्ट डायरेक्टर की पोस्ट पर लौट रहा था हमारा सत्या। खटिया खड़ी कर देता सबकी। हमें आवाज़ उठानी चाहिए, लड़ना चाहिए। आखिर सत्या की जिंदगी के बहुत मायने थे। और ये मर्डर एक साजिश है, कोई आम जुर्म नहीं। कई लोग शामिल होंगे। आफ्टर ऑल करप्शन के झंडे तले सारा सिस्टम एक हो जाता है। ये लड़ाई लंबी चलेगी। सत्यप्रकाश चौबे 1 दिसंबर से कोडरमा प्रोजेक्ट की डायरेक्टरशिप संभालने वाले थे और उसके ठीक 4 दिन पहले उनकी हत्या कर दी गई। क्या आपको इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी नजर नहीं आती? सर, हमारे सूत्रों के अनुसार ये काम किसी ऑर्गेनाइज माफिया का है जो सुपारी लेकर लोगों को मारते हैं, पर पुलिस बार बार इसे चोरी में हुआ मर्डर क्यों बता रही है? सर, सत्यप्रकाश चौबे एक विसल ब्लोअर था जिन्होंने आपके ऑफिस से करप्शन के खिलाफ शिकायत की थी और आपके ऑफिस ने उनके साथ दगाबाजी की और उस खत को लीक किया। क्या इस हत्या में आप भी शामिल हैं? लगता है आप फिल्में बहुत ज्यादा देखते हैं, इसीलिए ऐसे वाहियात इल्जाम लगा रहे हैं। हमारे ऑफिस में ऐसा कोई लेटर आया ही नहीं होगा, फिर लीक होने का सवाल कहां से आता है? सर, लेटर तो आया था, एक्नॉलेजमेंट है, सबूत है, और इसी ऑफिस से लीक हुआ है। देखिए, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में इस तरीके की कई सारी चिट्ठियां आती हैं और हम हर चिट्ठी पर नजर रखते हैं। हर कोई उठकर चिट्ठी लिख देता है, लेकिन हम जितनी भी जेन्युइन शिकायतें होती हैं उनको सीरियसली लेते हैं और कंसर्न डिपार्टमेंट्स में उन्हें फॉरवर्ड कर देते हैं। सारे इंपॉर्टेंट लेटर्स मैं खुद पढ़ता हूं और मुझे सत्यप्रकाश की ऐसी कोई चिट्ठी याद नहीं। सर, मेरे पास इस लेटर की एक कॉपी है जो कि कल सुबह के अखबार में छपेगी। देखते हैं आपको याद आती है या नहीं। देखिए, वो लेटर हमारे ऑफिस से किसी दूसरे डिपार्टमेंट में चला गया होगा। हो सकता है वहां से लीक हुआ। सत्यप्रकाश चौबे लिखते हैं, सर मैं अपनी आइडेंटिटी गुप्त रखना चाहता हूं, पर ऐसा तो हुआ ही नहीं सर। उनका लेटर उन्हीं लोगों तक पहुंच गया जिनके खिलाफ उन्होंने करप्शन के चार्जेस लगाए थे। और पता नहीं क्यों लोकल पुलिस को तो कुछ पड़ी नहीं है, रूटीन चोरी का केस बता रहे हैं। सर, एक NIB इन्वेस्टिगेशन तो बनती है। जब तक कि असली गुनहगार पकड़े नहीं जाते हम ये मसला जिंदा रखेंगे। सत्यप्रकाश चौबे की मौत खाली नहीं जा सकती। सर, लोकल पुलिस ने अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं की। FIR? सर, FIR के मुताबिक मौत गोली लगने से हुई है। बटुआ और मोबाइल दोनों गायब है और एक ब्रीफ केस जिसमें 3,500 रुपए थे वो भी गायब है। सेल फोन रिकॉर्ड्स मंगवाओ। आखिरी कॉल सत्यप्रकाश चौबे ने गया के इस नंबर पर की। हेलो, ड्राइवर संतोष? हाँ बोल रहा हूँ, आप कौन बोल रहे हैं? और उससे ठीक 3 घंटे पहले एक और कॉल की, वो गया के इस नंबर पर। हेलो। हाँ मिश्रा जी, मैं सत्यप्रकाश बोल रहा हूँ। हाँ सत्यप्रकाश सर, आप पहुँच गए क्या? आखिरी कॉल जो उसने रिसीव की वो दिल्ली का नंबर है। हाँ सीमा, सुनो, बबली की शादी पक्की हो गई है। हाँ सत्या, लेकिन तुम कोडरमा की पोस्टिंग के बारे में दोबारा नहीं सोचोगे? विनोद, इन तीनों नंबर्स को ट्रैक करो, मुझे इन तीनों से बात करनी है। सब, थैंक यू। सर जी, सत्यप्रकाश साहब का जो रेगुलर ड्राइवर है नदीम, वो ईद की छुट्टी पर था, तो मैंने संतोष ड्राइवर को बुला लिया था। नदीम सुबह सत्यप्रकाश को सर्किट हाउस से गया रेलवे स्टेशन छोड़ने गया। जी, उसके बाद वो छुट्टी पर चला गया। और संतोष ने सत्यप्रकाश को बताया कि गाड़ी खराब है, वो उसे लेने नहीं आ सकता। जी सर, ऐसा ही बताया था उसने तो। मिश्रा, मुझे इन दोनों ड्राइवर से बात करनी है। सर, संतोष को तो मैं आपके पास भेज दूंगा, लेकिन इस नदीम का कुछ पता नहीं चल रहा है। जब से छुट्टी पर गया है लौटा ही नहीं, कोई फ़ोन भी नहीं लग रहा है उसका।
मैं नहीं जानता वो कहाँ है। पता लगाइए, लेकिन उससे पहले ये संतोष। सर जी, मैं ही गाड़ी लेके जाने वाला था साहब को लेने, लेकिन गाड़ी में खराबी थी। कैसी खराबी? सर जी, फ्यूज वायर टूटे हुए थे। टूटे हुए थे या काटे गए थे? वो टूटे काटे थे साहब, पर किसने किया, क्यों किया, मुझे नहीं मालूम साहब। सबने सर, सत्यप्रकाश को वाराणसी स्टेशन पर जो दिल्ली से कॉल आया था वो सीमा नाम की लड़की का था, दिल्ली की है। सर, ये गाड़ी वाला मामला पक्का सबोटाज लगता है। सुबह जब नदीम सत्यप्रकाश को ले गया था तब गाड़ी ठीक थी। अचानक रात को फ्यूज वायर कटे हुए थे। ये क्या बात हुई? ये सीमा कौन है? सर, वो भैया की फ्रेंड है, दिल्ली से। क्या ये सीमा जानती थी कि सत्यप्रकाश वाराणसी से गया पहुंचने वाला रात के 3 बजे? क्या वो ये भी जानती थी कि 4 दिन बाद वो कोडरमा जाने वाला? सर, हो सकता है भैया ने उनको बताया होगा, वो उनकी अच्छी फ्रेंड है। विनोद सर, गया रेलवे स्टेशन जाओ और वहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की डिटेल रिपोर्ट बनाओ। जब संतोष ने सत्यप्रकाश को बताया होगा कि गाड़ी ख़राब है, वो उसे लेने नहीं आ सकता, तो जाहिर सी बात है कि सत्यप्रकाश ने गया रेलवे स्टेशन से कोई पब्लिक बस, टैक्सी या रिक्शा लेने की सोची होगी या कोशिश की होगी। राइट सर। ठीक है, हम आपसे बाद में मिलें। सर, ज़्यादातर रिक्शा जी हैं, वो भी साइकिल रिक्शा। सबसे पूछताछ की, लेकिन सबका कहना यही है कि उनको भी सुबह पता चला जब उन्होंने बॉडी देखी। हम कोडरमा के लिए रवाना हो रहे हैं। सत्यप्रकाश के मोबाइल की ट्रैकिंग जारी रखो। जैसे ही स्विच डाउन होगा हमारी इन्वेस्टिगेशन ऑन हो जाएगी। सर, वो दिल्ली की लड़की सीमा वो परसों आ रही है। गुड, तब तक हम वापस आ जाएंगे। कोडरमा, जहाँ से सत्यप्रकाश को ट्रांसफ़र किया गया था, जहाँ वो दोबारा पोस्टिंग के लिए जा रहा था। राइट सर। ये पहले के डायरेक्टर त्रिवेदी और ब्रिगेडियर मजूमदार के फ़ोन रिकॉर्ड से कुछ मिला? नहीं सर, सारे नंबर्स चेक किए, लेकिन कहीं कोई सस्पिशियस एक्टिविटी नहीं मिली सर। अब हर किसी को हम पर ही शक होगा। हम हर कोई नहीं है मिस्टर त्रिवेदी, NIB है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। हाँ है, शक है आप पर कि आपने सत्यप्रकाश चौबे की सुपारी दी और इस कदर दी ताकि आपका नाम कभी सामने ना आए। देखिए राठौर साहब, आप हम पर इसलिए शक कर रहे हैं क्योंकि सत्यप्रकाश को यहां से ट्रांसफर किया गया था, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, सत्यप्रकाश की ट्रांसफर में मेरा कोई हाथ नहीं था। पर आपकी सस्पेंशन में तो उसका बहुत बड़ा हाथ था। उसने खुद अपने हाथों से चिट्ठी लिखी थी और दिल्ली भेजी थी। आप सबका पर्दाफाश किया था, और आपका भी, ब्रिगेडियर साहब, और आपके सारे कॉन्ट्रैक्टर्स का भी। देखिए राठौर साहब, सत्यप्रकाश ने देश के सबसे ऊंचे ऑफिस को चिट्ठी लिखी थी, उसके बाद तो हम उसे टच भी नहीं कर सकते थे। मरवाने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। सवाल तो सारे मर गए। वो सारे सवाल जो सत्यप्रकाश चौबे ने उठाए थे, जिनके जवाबों के लिए वो लड़ रहा था। उस आदमी को मौत का खौफ नहीं था मिस्टर त्रिवेदी। अगर वो यहां दोबारा पोस्टिंग पे आता तो तुमसे 1000 सवाल पूछता, वो सारे सवालों पर पहुंचते। उसे चुप करवाने का तुम्हारे पास सिर्फ एक तरीका था, वही तुमने किया। नहीं किया ऑफिसर, नहीं किया। आप भले ही हमें करप्ट विलन के नजरिए से देख रहे हैं, पर सच्चाई यह है कि अगर करप्शन लड्डू है तो हम सिर्फ चींटियां हैं, और उस लड्डू को निगलने वाले हाथी कहीं और बैठे हैं। वहां की तो आपको इंक्वायरी की परमिशन भी नहीं मिली होगी, और शायद कभी मिलेगी भी नहीं। अगर आप नाम बताएंगे तो हम उनसे भी पूछताछ करेंगे। बताइए ब्रिगेडियर साहब, वो कौन से बड़े हाथी हैं जो ये लड्डू निगल रहे हैं? कम ऑन सर, टेल मी द नेम्स। मुझे पता होता तो मैं खुद वहीं होता। अगर आपको पता चले
तो सावधान रहिएगा। आप जहां से आए हैं वो जगह बहुत पावरफुल है, ये आप भी जानते हैं। जी सर, सत्यप्रकाश ने एक बार नहीं कई बार मुझे बताया था कि वहाँ के लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स उसे जान की धमकी देते हैं। उस रात जब आपकी सत्यप्रकाश से फ़ोन पर बात हुई, उस वक्त उसने किसी धमकी का जिक्र किया था आपसे? नहीं सर, उस रात सत्यप्रकाश ने किसी खास वाक़ियत का कोई जिक्र नहीं किया था, लेकिन फिर भी मैं सत्यप्रकाश को लेकर बहुत चिंता में थी। क्यों थी आपको चिंता? क्योंकि इस बार सत्यप्रकाश कोडरमा में प्रोजेक्ट डायरेक्टर की हैसियत से जा रहा था और वहाँ के पहले वाले प्रोजेक्ट डायरेक्टर मिस्टर त्रिवेदी और वो एक्सटर्नल सुपरवाइज़र मिस्टर मजूमदार, वो दोनों ही सत्यप्रकाश से खुश नहीं थे। आप उस लेटर के बारे में तो जानते ही होंगे जो सत्यप्रकाश ने दिल्ली लिखा था। उसी लेटर को लेकर वो दोनों सत्यप्रकाश से बहुत नाराज़ थे। थैंक यू सीमा जी, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर आपसे बात होगी। साहब आज सच्ची कह रहे हैं साहब, क्या हुआ साहब? साहब मोबाइल मिल गया। सर हम मानते हैं हम मोबाइल चुराए हैं सर, लेकिन ये खून से हमारा कोई लेना देना नहीं है सर। सर हम कसम खाते हैं अपने 20 बच्चों की सर। काहे मरवा रहा है मासूमों को? एक झूठी कस्में मत खा। हमारा काम है तुझे बड़ा साहब तक लेके जाना। उनका डंडा जब पड़ता है तो गूंगा लोग भी गाता है। चल। अरे साहब हम कह रहे हैं साहब, हम साहब मोबाइल चुराए हैं जरूर, लेकिन साहब हम सच्ची कह रहे हैं, हमको नहीं मालूम कुछ इसके बारे में। साहब आप समझिए साहब। साहब मैंने मोबाइल जरूर चुराया था साहब, वो अपनी बीवी से कलकत्ता में बात करनी थी साहब। फोन करने के लिए मोबाइल ऑन किया, बस साहब लोग टूट पड़े मुझ पर। सिर्फ एक बार सीधे तरीके से पूछ रहा हूं, तू मर्डर में शामिल था? साहब बच्चों की कसम नहीं। फिर किसने मारा उसे? उन तीनों के नाम और पता बोल। नाम और पता साहब मैंने पहले कभी उनको देखा नहीं था, दोबारा देखूंगा तो भी नहीं पहचान पाऊंगा साहब। वो चेहरे ढके हुए थे, उनके पास पिस्तौल थी साहब। साहब धाए 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 कई बार गोलियां चली साहब, और एकदम एक के बाद एक वो साहब धड़ाम से मेरे रिक्शे से नीचे सड़क पर गिर पड़े। और फिर साहब वो तीनों आए जल्दी जल्दी से, उन्होंने साहब का घड़ी, बटुआ, अटैची निकाला और भाग गए वहां से। और मोबाइल? हाँ, और मोबाइल छोड़ गए तुम्हारे लिए? पता नहीं साहब, भूल गए होंगे साहब। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया इसमें साहब। मैंने आज तक कभी चोरी भी नहीं करी, वो मोबाइल का लालच आ गया था साहब, वही वो कर रहा साहब। मुझे माफ कर दो साहब, मैं कभी रोना बंद, माफ कर दी। रोना बंद। जब तक मैं ना कहूँ गया वापस नहीं जाओगे, यहीं रहोगे दिल्ली में, समझे? जी साहब। हेलो सर, हम संजय बोल रहे हैं, सत्यप्रकाश चौबे के भाई। हाँ संजय बोलो। सर उस रिक्शा वाले ने कुछ बताया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं जो हम पहले से नहीं जानते। सर वो आई विटनेस है, मैं उससे खुद बात करना चाहता हूँ सर। श्योर, वो दिल्ली में ही है, तुम आ जाओ बात कर लो। जी थैंक यू सर। जी साहब, उन लोगों ने साहब के हाथ से घड़ी निकाली थी। तुमने ठीक से देखा? जी बिल्कुल ठीक से देखा था साहब। झूठ बोल रहा है सर ये। सत्यप्रकाश भी ने जिंदगी में कभी रिस्ट वॉच नहीं पहनी। मैंने तुमसे कहा था सिर्फ एक बार सीधे तरीके से पूछूंगा तुमसे। साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब, उन लोगों ने घड़ी निकाली थी उन लोगों ने घड़ी साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। संजय, हमने इस रिक्शा वाले की बैकग्राउंड चेक की है। ही इज अ ड्रग एडिक्ट। उसकी स्टेटमेंट पर भरोसा नहीं किया जा सकता, हर 2 मिनट बाद झूठ बोलता है। वो खुद बहुत सारे चोरी के केसेस में इन्वॉल्व रहा है। मगर सर वही एक आई विटनेस है, और वो भी ऐसे झूठ बोल रहा है जिसका कोई कारण नहीं है सर। और ये घड़ी वाली बात पता नहीं क्यों कर रहा है। इसको पट्टी पढ़ाया गया है सर। साजिश सर, यहाँ बहुत बड़ी साजिश हो रही है। अगर वाकई कोई साजिश है तो हम उस साजिश की तह तक जाएंगे, लेकिन इस वक्त हमें कोई साजिश नजर नहीं आ रही है। सॉरी। 2 दिन बाद मनोज दिल्ली से गायब हो गया। गया स्टेशन का ये साइकिल रिक्शा चलाने वाला
सत्य प्रकाश चौबे की हत्या का एकमात्र चश्मदीद गवाह था। सत्य प्रकाश का रेगुलर ड्राइवर नदीम भी सत्य प्रकाश के कत्ल के बाद गायब हो गया था। सर, ये मनोज रिक्शा वाला का किस्सा खामखा इतना उछाला जा रहा है। ऐसे ड्रग एडिक्ट्स आए दिन गायब होते रहते हैं। लेकिन सत्य प्रकाश चौबे जैसे लोग रोज पैदा नहीं होते राठौर, और ना ही रोज मारे जाते हैं। ये सत्य प्रकाश चौबे गरम लू की तरह सारे देश को चपेटे में ले रहा है। इस झमेले को यहां से दूर रखना है। यस सर। राठौर, संभल के चलो, चुपचाप चलो, यहां से बाहर चलो। आज के बाद तुम्हारी सारी इन्वेस्टिगेशंस गया में होनी चाहिए। समझा सर। थैंक यू। राठौर सर, हम तो कहते हैं कि एक बार हम अपने खबरियों के नेटवर्क को ऑन कर देंगे, कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा सर। इनाम का ऐलान कर दो। मुझे सुराग चाहिए, जल्दी चाहिए और अभी चाहिए। जी सर, ये इनाम का आइडिया अच्छा है सर। स्वरूप, आई वांट रिजल्ट। साहब हमें ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है साहब। जो कुछ भी मालूम है ना वो बोल देना। साहब क्या बोलेंगे साहब, जाने दो ना। जाने दो ना। चलो गाड़ी में। सर, ये दोनों मोहित और शंकर हैं, पैदाइशी चोर हैं, कई केस में इन्वॉल्व भी रह चुके हैं, सालों ने जेल भी काटी है। सर, इनके पास उन तीनों की खबर है जिन्होंने सत्य प्रकाश चौबे को ठोक दिया। मुहूर्त निकालूं? मुहूर्त निकालूं या अपने आप शुरू हो जाओगे? साहब हम एक गैंग के लिए काम करते हैं, मगर हमें नहीं लगता कि वो तीनों हमारे गैंग के हैं साहब। कोई बात नहीं, तुम नाम बताओ सबके, हम सबसे पूछताछ करेंगे। नहीं साहब, मुझे नहीं लगता उन लोगों का हाथ है इसमें। साहब अगर हमने कुछ बता दिया तो वो हमें जान से मार देंगे। और अगर एक भी बात छुपाई तो मैं तुम्हें मार दूंगा, खुद ठोक दूंगा, यहां कनपट्टी पे या यहां सीने पे। क्या चाहते हो? पहले फिल्मों की तरह 5 गिनूं? हाँ? एनआईबी की इंटेरोगेशन के बाद 2 लीड्स शंकर और मोहित बहुत ही संदेहजनक हालात में मर गए जब उन्होंने एक रेस्टोरेंट में खाना खाया।
कुछ लोगों ने कहा सुसाइड और कुछ ने कहा मर्डर। इन दो पेशेवर चोरों के रिश्तेदारों ने एनआईबी के खिलाफ धरना दिया, उन पर कस्टोडियल डेथ का आरोप लगाया, जिसका एनआईबी ने पूरी तरह से खंडन किया। माहौल काफी गर्म है साहब। सो व्हाट? हमारी वजह से तो नहीं हुआ, हमने तो बस उनसे रेगुलर सवाल किए थे। ये हम समझते हैं ना साहब, इलाके की जनता नहीं ना समझती है। पूरा का पूरा इलाका माफिया के हाथों में है, उनका राज चलता है, उन्हीं का कानून चलता है यहाँ। सर, अब आप लोग यही कह रहे हैं कि मेरे भाई की हत्या लोकल गैंग के चोरों ने की है? देखो यंग मैन, तुम स्टूडेंट हो, अपना ध्यान स्टडीज पे दो और हमें हमारा काम करने दो। ये बच्चों की तरह बार बार आकर हम पर उंगलियां मत उठाओ। सर, ये बात आप भी जानते हैं, ट्रिगर दबाने वाली वो महज 3 उंगलियां थी। असली कातिल कोई और है। कौन है? कौन है असली कातिल? त्रिवेदी है, ब्रिगेडियर मजूमदार है, यादव है, हरमेश सिंह है, या कोई छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्टर? कौन है असली कातिल? शक शक होता है, सबूत सबूत, और इस वक्त हमारे पास सबूत नहीं है। वो लेटर सर, जो मेरे भैया ने लिखा था। हाँ, लिखा था तुम्हारे भाई ने वो लेटर, द फेमस लेटर यू आर टॉकिंग अबाउट। देखो यार, तुम्हारे भाई साहब लाखों में एक थे, बहुत उम्दा काम कर रहे थे। हम सबको उनकी मौत का दुख है, लेकिन हम जबरदस्ती ये साबित नहीं कर सकते कि उनकी मौत उस लेटर से जुड़ी हुई है या करप्शन के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे थे उससे जुड़ी हुई है। समझ रहे हो तुम? नहीं सर, नहीं समझ रहा हूं। अगर करप्शन से जुड़ी नहीं है, लेटर से जुड़ी नहीं है, तो फिर मेरे भाई की मौत क्यों हुई? चोरी के दौरान उन्होंने चोरों को रोकने की कोशिश की, चोरों ने उन पर गोलियां चला दी। दैट्स इट। 3,500 रुपए, वो ब्रीफकेस, एक मामूली मोबाइल फोन, इन चीजों के बदले में 4 गोलियां दागी गई मेरे भाई पे। इम्पॉसिबल लगता है? 50-50 रुपए के लिए गोलियां चलाई जाती हैं, 50-50 रुपए के लिए। क्या करें, जमाना खराब है। इस जमाने के नुमाइंदों में ही खोट है सर। अगर 50-50 रुपयों के लिए गोली चल सकती है तो करोड़ों रुपयों के लिए भी चल सकती है। मेरे भैया प्रोजेक्ट डायरेक्टर के पोस्ट पे जा रहे थे कोडरमा, सर वे पब्लिक के करोड़ों रुपयों को लुटने से रोकते। ये बातें आपके लिए कोई मायने नहीं रखती हैं सर? बिल्कुल भी नहीं सर, जरा भी नहीं। सीधे रास्ते पर बहुत कांटे हैं, बहुत चुभेंगे, खून भी बहेगा, लेकिन रुकना मना है, मुड़ना मना है। यस, इन तीनों ने सत्या प्रकाश चौबे की हत्या की जिम्मेदारी ली है, अपना जुर्म कबूल किया है। इनके नाम हैं बिल्ला, सुल्तान और गोपी। इन्होंने सरेंडर किया है या आपने इन्हें पकड़ा है मिस्टर राठौड़? पकड़ा। मिस्टर राठौड़ एक ही जश्मदीद गवाह था, रिक्शा चालक मनोज, और वो तो अनट्रेसेबल है। फिर इनकी शिनाख्त कैसे हुई? इन तीनों ने खुद अपना जुर्म कबूल किया है। इनके पास से सत्या प्रकाश की सारी चीज़ें मिली हैं, उनका बटुआ, उनका ब्रीफकेस और ब्रीफकेस के सारे डॉक्यूमेंट्स, और वो पिस्तौल भी बरामद हुई है जिससे सत्या प्रकाश चौबे की हत्या की गई थी। और इनका बयान मनोज के बयान से बिल्कुल मैच करता है। सर, कोडरमा के IHA ऑफिशियल्स या लोकल माफिया का कोई इन्वॉल्वमेंट? हम उनके खिलाफ रिट पिटीशन दायर करेंगे, करप्शन और मलफंक्शन की। सत्या प्रकाश चौबे की हत्या में उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट साबित नहीं हुई है। मतलब आप भी यही कह रहे हैं जो गया पुलिस कहती आई है? ये एक चोरी का केस है जिसमें एक्सीडेंटली डेथ हो गई है। जी।
सबसे पहले मैं एनआईबी को कांग्रेचुलेट करता हूं कि उन्होंने सत्य प्रकाश चौबे के हत्यारों को पकड़ लिया है। अब सबसे जरूरी बात, मैं इस बात को रिकॉर्ड पर डालना चाहता हूं कि सत्य प्रकाश चौबे ने जो लेटर भेजा था वो इस ऑफिस से कभी लीक ही नहीं हुआ। सुपर हाईवे प्रोजेक्ट में बहुत सारे करप्शन के केसेस सामने आए हैं और हम इन केसेस पर सख्त से सख्त कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सत्य प्रकाश की मौत उसके लिखे हुए लेटर से संबंधित थी ही नहीं। इट्स अ क्लियर केस ऑफ रॉबरी। सर, विसल ब्लोअर एक्ट का घोर उल्लंघन हुआ है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? देखिए, हम विसल ब्लोअर एक्ट को और मजबूत बनाने की फिराक में हैं और इस मामले में कोर्ट में बहुत सारे PILs दर्ज हैं। बस इस बारे में मैं और ज्यादा बात नहीं कर सकता क्योंकि द मैटर इज सब जुडिस। थैंक यू। इस अदालत को अब कोई शक नहीं है कि तीनों आरोपियों ने IHA के प्रोजेक्ट डायरेक्टर सत्य प्रकाश चौबे को लूटा और उस दौरान उन पर गोलियां चलाईं, जिसके चलते मिस्टर चौबे की मौत हो गई। लिहाजा ये अदालत आरोपी बिल्ला, सुल्तान और गोपी को उम्र कैद की सजा सुनाती है। उन तीनों को सजा देने की क्या जरूरत थी? हमें तो मालूम भी नहीं है कि हमारे भैया के हत्यारे वही तीन थे। क्या आप इस लड़ाई को आगे ले जाएंगे? कैसी लड़ाई? किसके खिलाफ लड़े हम? हम तो बोल बोल के थक गए हैं कि अगर वो तीन सिर्फ चोरी करने आए थे तो मेरे भैया उन्हें चुपचाप सामान दे देते, वो उनसे लड़ते नहीं। पैसे मेरे भैया के लिए कोई मायने नहीं रखते थे, वो तो जिंदा रहना चाहते थे ताकि अच्छा काम कर सकें। बाबूलाल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जब किसी नेता या किसी बड़ी हस्ती को जान की धमकी दी जाती है तो उन्हें पुलिस की सुरक्षा दी जाती है। क्यों? क्योंकि वे देश के सेवक हैं। मेरा लड़का क्या था? मैं पूछता हूं, मेरा लड़का क्या था? वो भी तो एक सरकारी नौकर था जो भ्रष्टाचार के खिलाफ था और उसे पुलिस की सुरक्षा नहीं दी गई, धमकियों के बावजूद नहीं दी गई। मैं जानता था मेरा लड़का आम नहीं है, तो उसके अंदर एक अद्भुत तेज है। मैंने इस देश को देश की अमानत समझकर बहुत मेहनत से पाला। बहुत संभाल संभाल कर मैंने मेरे बेटे को देश को सौंपा था। उसके प्राणों की रक्षा होनी ही चाहिए थी। वो बहुत काम का था, देश के लिए बहुत कीमती था। मैं हाथ जोड़ता हूं सरकार के कि मेरे बेटे जैसे दूसरे होनहार बेटे बेटियों की सुरक्षा कीजिए जो देश के लिए कुछ करने निकल पड़े हैं। भ्रष्टाचार की चौखट पे उनकी बलि चढ़ना बहुत दुख की बात है। जीने दो उन्हें जीने दो। सर, नया केस। एक और आदमी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई, काट दिया गया। सर, क्या आपको कभी लगता है कि हमें सत्य प्रकाश चौबे की सोच की इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी? वो किन चीज़ों के लिए लड़ रहा था? नहीं विनोद, सत्य प्रकाश चौबे की सोच से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इंडिविजुअली मैं या तुम उसे एडमायर कर सकते हैं, उसे सलाम भी ठोक सकते हैं, पर हमारी ड्यूटी क्या थी? एक मर्डर केस में हत्यारों को ढूंढना, वो हमने किया। स्टोरी खत्म। वाकई ख़त्म सर। 3000 रुपये के लिए 4 गोलियाँ, शायद एक एडिशनल मोबाइल, शायद एक रिस्ट वॉच, बस इतने के लिए उसको मार दिया गया। क्या ये स्टोरी पूरी तरह सच भी है सर? एक राजा था, बहुत कमीना और जालिम राजा। वो अपने दरबारियों को और प्रजा को बहुत डरा धमका के रखता था। एक बार उस राजा ने अपने दर्जी से कहा कि मुझे ऐसे कपड़े सीकर दो जो किसी के पास ना हो, और साथ ही ये भी कहा कि अगर मुझे पता चला कि ऐसे कपड़े किसी और के पास हैं तो तुम्हारा गला काट दूंगा। दर्जी बहुत डर गया। वो घर आकर रात भर बहुत परेशान रहा कि आखिर करे तो क्या करे, और सुबह उसने राजा के लिए एक सूट तैयार किया। हवा का सूट। हवा का सूट? हवा का सूट। वो हवा का सूट उसने राजा के नंगे बदन पर चढ़ाया। राजा बहुत खुश हुआ, सारे दरबारियों ने भी बहुत वाह वाह की। हवा का सूट पहने
नंगा राजा अपनी प्रजा के बीच गया उनकी राय जानने। प्रजा में भी सबने बहुत वाह वाह की। किसी की ये कहने की हिम्मत नहीं हुई कि राजा साहब आप अपना तमाशा बना रहे हैं। दिन भर नंगा राजा अपनी नगरी में घूमता रहा। एंडिंग तो बोलिए सर। फिर एक बिंदास बच्चा आगे आया और जोर जोर से हंसकर बोला, ये राजा तो नंगा है। विनोद, मुझे इस कहानी का अंत तो नहीं पता, पर इतना पता है कि वो बिंदास बच्चा जिंदा नहीं बचा होगा। अब सवाल यह है कि सत्य प्रकाश चौबे आखिर कब तक जिंदा रहता। वो उस राजा को उसका नंगापन दिखा रहा था, उसे तो मरना ही था। सत्य प्रकाश चौबे जैसे लोगों को याद करना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। चलो इस केस को निपटा लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो इसे निपटाने में भी 9 साल लग जाएं। 9 साल बहुत लंबे होते हैं। ना मुझको याद रखना, ना मेरा काम याद रखना, बस इतनी दुआ है कि पैगाम याद रखना। देश की संपत्ति की लूट और उसका विरोध करने वालों का कत्ल दोनों खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। अखबार खोलिए, टीवी पर न्यूज देखिए, बड़ी बड़ी हेडलाइंस में रोज एक नया स्कैम और अंदर के पन्नों पर एक और आम बहादुर इंसान के कत्ल की न्यूज इतनी सी। क्या सत्य प्रकाश चौबे की आहुति रंग लाएगी? दुर्भाग्यवश नहीं। आम आदमी, आप और मैं आज भी 3rd क्लास रोड्स के लिए टोल टैक्स देते हैं। उन सड़कों पर सफर करते करते सफर करते हैं। शायद ये सड़कें कभी नहीं बनेंगी, शायद किसी भी स्कैम का आरोपी कभी भी उम्र कैद की सजा नहीं काटेगा, शायद विदेशी बैंकों में छुपा काला धन कभी नहीं लौटेगा। लेकिन हमारा इरादा निराशा फैलाना कतई नहीं है। पर यह सब कुछ क्या अपने आप ठीक हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। आज क्राइम पेट्रोल दस्तक ने अपने 100 एपिसोड पूरे कर लिए हैं और इसीलिए आज के एपिसोड में हमने आपके सामने एक ऐसी कहानी पेश की है जो सत्येंद्र दुबे नामक एक सच्चे और ईमानदार आदमी की जिंदगी पर आधारित है। हमने ये केस इसलिए चुना क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि सत्य प्रकाश चौबे की जीवनी एक केस स्टडी है, उन मूल्यों की, उस आचरण की जो आज की हमारी युवा पीढ़ी और हमारी आने वाली नस्लों के लिए बेहद जरूरी है। ये एक जोरदार दस्तक है राजा और प्रजा दोनों के लिए कि भाई अब तो जागो, करप्शन लाइलाज रोग नहीं है। हमारा आज का क्राइम पेट्रोल दस्तक का ये 100वां एपिसोड हम भारत माता के उन तमाम बेटों और बेटियों के नाम अर्पित करते हैं जो करप्शन के खिलाफ लड़ाई में कुर्बान हुए। हम ये चाहते हैं कि भ्रष्टाचार को मात देने चले इन जांबाजों की कहानियां सिर्फ अखबारों और इंटरनेट पर ही ना हो, बल्कि बच्चों की टेक्स्ट बुक्स में भी हों। हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम देश के भविष्य को करप्शन के दीमक से वाकिफ करवाएं, जो हमें एक मजबूत और सही मायने में प्रगतिशील मुल्क बनने से रोकता है। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक के एक और करारे एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।